अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस की डेफिनेशन बिल्कुल इसी है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, इन्फेक्शन डिजीज़ है, कम्युनिकेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाता है जब वो इन्फेक्टेड वाला पर्सन स्नीजिंग या कपिंग करे। फिर काजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ये याद रखो। इनिशियली ये जरासीम को जब हम इनहेल करते हैं तो ये लंग्स के अंदर आ जाते हैं। 2 लूप्स आप लोगों ने याद रखनी है, मिडल लूप और लोअर लूप। अगर हम इसको इनहेल कर देते हैं तो ये इस वाले एरिया के अंदर स्टे कर रहा होता है, यहाँ पे ये इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है तो रेजिडेंट या एल्वेओलर मैक्रोफेजेस आ जाते हैं और इस बैक्टीरिया को पिगोसाइटोस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वो रिसेप्टर इनहिबिट हो जाते हैं, यानी मैक्रोफेजेस फेल हो जाते हैं, उसको पिगोसाइटोस नहीं कर पा रहा होता है। कंटिन्यूसली मल्टीप्लिकेशन चल रही होती है और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इस इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर या ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इंटरल्यूकिन 1/6 इसकी मिकदार को मजीद बढ़ा देते हैं और ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स को अटैक करते हैं, इम्यून सिस्टम के सेल्स को, और लिम्फोसाइट को, यानी स्पेशली टी लिम्फोसाइट को अटैक करते हैं इस साइड पे। जब टी लिम्फोसाइट इस वाले एरिया के अंदर आ जाते हैं, इसके अलावा मैक्रोफेजेस भी आ जाते हैं और यहाँ के डेड जो सेल्स होते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं वो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, तो एक लीजन की या हम आम अल्फाज में कहते हैं जख्म की फॉर्मेशन हो जाती है और उस लीजन को हम नाम देते हैं ग्रेनुलोमा मोस्ट कॉमनली, ठीक है, या उसको हम कहते हैं गोन फोकस, ठीक है। ज़्यादातर रेडियोलॉजिकली हम इसको ग्रेनुलोमा कहते हैं या गोन फोकस, ये वाला वर्ड हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ें होती है या कंपोनेंट्स इसके क्या होते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया, ठीक है, उसके सराउंड में मैक्रोफेजेस और उसके सराउंड में टी लिम्फोसाइट, ठीक है। दरमियान वाले जो टिश्यू होते हैं ये हमें ऐसे नज़र आ रहे होते हैं कि बिल्कुल आहिस्ता, जिस तरह एक लार्ज कैविटी होती है इसके अंदर हमें ऐसे होल नज़र आ रहे होते हैं कि एक कैविटी वाला लीजन डेवलप होने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ा टाइम गुजर जाता है, ये वाले जो ग्रेनुलोमा है ये मजीद बन रहे होते हैं क्योंकि मल्टीपल बैक्टीरिया के सराउंड में मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट आ जाते हैं, तो ये लिम्फ नोड को भी इन्वॉल्व कर देते हैं और ये नियर बाई जो लंग्स के सराउंड में लिम्फ नोड है उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। उसको फिर हम नाम देते हैं हाइलर ग्रेनुलोमा या लिम्फ एडेनोपैथी, कि अब ये ग्रेनुलोमा, ये जरासीम अब लिम्फ नोड के अंदर भी दाखिल हो गए। यहाँ तक क्लियर है? अब प्राइमरी और सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस, अगर हम ये नेचुरली ये वाले जरासीम हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो 90% जो केसेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, अब लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के अंदर क्या होता है कि इस जरासीम, इस बैक्टीरिया के सराउंड में कैल्सिफिकेशन हो जाती है, यहाँ पे मैक्रोफेजेस भी आ जाते हैं और इसके अलावा टी लिम्फोसाइट भी आ जाते हैं। उसके ऊपर कैल्शियम की एक लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं कि अब कैल्सिफाइड कैसियस नेक्रोसिस बन गया इस वाले एरिया के अंदर, ठीक। अब ये बैक्टीरिया जिसके सराउंड में कैल्शियम का लेयर बना हुआ है ये इनएक्टिव है, अब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, इसको हम नाम देते हैं कि अब बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेज या डोरमेंट पीरियड के अंदर है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? ये दोबारा से रीएक्टिवेट हो सकते हैं अगर इस फैक्टर में से एक मौजूद हो। अगर पेशेंट को HIV हो जाए तो वो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट है या इम्यून सप्रेशन मेडिसिन ले रहे हैं, इसके अलावा अगर CKD या डायबिटीज़ वाला पेशेंट है या अल्कोहल कंजम्पशन वाला पेशेंट है तो ये वाला जरासीम क्या हो जाएगा, ये रीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर इसमें से एक फैक्टर सपोज मौजूद है, ये जरासीम रीएक्टिव हो जाएगा, हम उसको फिर नाम देते हैं कि दिस इज सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर? सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस हम इसको कहते हैं कि एक बार TB हो गया पेशेंट को, ठीक है, फिर ख़त्म हो गया आम अल्फाज में, और फिर दोबारा से उस पेशेंट को दोबारा हो गया, साइन एंड सिम्टम डायग्नोज भी हो गए कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, तो दोबारा हो गया, इसका मतलब रीएक्टिवेशन ऑफ प्रीवियस ट्यूबरक्लोसिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर क्या चीज़ हो जाती है कि ये जो कैल्शियम के सराउंड में, जो बैक्टीरिया है उसके सराउंड में कैल्शियम है और उसके टॉप पे क्या, कौन सा लेयर बन जाते हैं, फाइब्रस की लेयर बन जाती है, उसको फिर हम नाम देते हैं फाइब्रस कैविटरी लीजन, ठीक है। ये टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, या अगर ये प्रेजेंट हो तो हम इसको सिंपली नाम देते हैं कि ये क्लासिकल साइन है या क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है। अगर पेशेंट को फाइब्रस कैविटरी लीजन प्रेजेंट है तो ये एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के हम कहते हैं कि टिपिकल साइन है अगर ये मौजूद हो, सही। अब
10% लोगों के अंदर ऐसा नहीं होता है। उनके अंदर जब ये जरासीम वो इनहेल कर देते हैं तो कंटिन्यूसली उसकी मल्टीप्लिकेशन और इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। गोन फोकस बन जाते हैं इनिशियली, सही है कि मैक्रोफेजेस के सराउंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के सराउंड में मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट आ जाते हैं, लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर देते हैं, लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है इस वाले एरिया के अंदर। इसके अलावा रिंग की ग्रेनुलोमा बन जाता है, सही है। अगर कैल्शियम बैक्टीरिया ये जो असल में डोरमेंट पीरियड में चला जाते हैं, इस लीजन को हम रिंग की ग्रेनुलोमा भी कहते हैं, सही। जब भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के सराउंड में वो कैल्शियम की लेयर बन जाए, उसको हम सिंपली नाम देते हैं कि अब ये रिंग की ग्रेनुलोमा है या रिंग की कम्प्लेक्स है। रिंग की कम्प्लेक्स बन जाते हैं और थोड़ा सा टाइम गुजर जाते हैं तो वहाँ पे एक ऐसी लीजन बन जाती है, हमें उसके अंदर कैविटीज नजर आ रहे होते हैं, जैसे होल बने हुए, सुराख बने हुए पूरे लंग्स के अंदर। टाइम गुजरता जाता है, अगर हम ट्रीट नहीं करते तो वो कैविटरी लीजन क्या कर देते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन को, सही है, रप्चर करने की कोशिश कर रहा होता है और एक स्टेज आते हैं कि प्लूरल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाते हैं, एयर की एंट्री इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाती है तो पेशेंट नेमोथोरिक्स डेवलप कर जाता है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन भी है और इसके पैथोफिजियोलॉजी भी है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते। इस कैविटरी लीजन इस प्लूरल मेम्ब्रेन को इसलिए रप्चर करते हैं क्योंकि कैविटरी लीजन ज़्यादातर इस प्लूरल मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब बन रहे होते हैं, इसलिए हम इसको सब प्लूरल लीजन भी कहते हैं, सही, सब प्लूरल लीजन या सब प्लूरल कैविटरी लीजन। इसके बिल्कुल बीनीथ बन रहा होता है तो ये उस कैविटी को डैमेज कर देता है और एयर की एंट्री हो जाती है, पेशेंट नेमोथोरिक्स डेवलप कर जाता है। इसके अलावा इस एरिया के अंदर अगर कैविटी बनी है तो दूसरे जरासीम आसानी से उसके मल्टीप्लिकेशन हो सकती हैं। तो इस पेशेंट को मोस्ट कॉमनली ब्रोंको नमूनिया होता है, क्योंकि अगर स्टेप्लोकोकस नमूनिया यहाँ पे दाखिल हो गया, इम्यून सिस्टम तो है नहीं उस कैविटरी लीजन के अंदर, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको ब्रोंको नमूनिया भी होता है। इसके अलावा अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज हो रहे हैं, नमूनिया भी है, ट्यूबरकुलोसिस भी है, मैक्रोफेजेस भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज कर रहे हैं और हेल्थी सेल जिनको डैमेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं ये जरासीम, वो भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि मासिव या सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन के अंदर ब्लड वेसल की परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो फ्लूइड लीक आउट हो जाएगा लंग्स टिश्यू के अंदर, उसको हम नाम देते हैं प्लूरल इफ्यूजन के पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में एक प्लूरल इफ्यूजन भी डेवलप कर देते हैं। साइन एंड सिम्टम के अंदर हेमोप्टिसिस क्यों होगा, ये पहले भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो ये जो न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं या जो बैक्टीरिया डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं वो वहाँ के कैपिलरीज को रप्चर करते हैं। अगर कैपिलरीज यहाँ पे रप्चर होंगे तो वो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्रोंकाई के अंदर और ट्रिकिया के अंदर कप आउट होगा, हम उसको कहते हैं हेमोप्टिसिस। इसके अलावा पेशेंट को प्रोडक्टिव कप होता है, सही है, क्योंकि इतने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जब रिलीज हो रहा होते हैं ट्रांसोडेशन वाला प्रोसेस, तो प्रोडक्टिव कप, वेट इनका लॉस हो जाते हैं। इसके अलावा नाइट स्वीटिंग, और नाइट स्वीटिंग के लिए वो बात याद रखो क्योंकि नाइट के अंदर जो कोर्टिसोल का मिकदार होता है वो डिक्रीज हो जाता है, सही है। तो इम्यून सिस्टम उस टाइम जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होती है वो बिल्कुल पीक हाई लेवल पे चली जाती है, और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जब भी ज़्यादा होंगे हाइपोथैलेमस अल्टर होगा। जब हाइपोथैलेमस अल्टर हो जाएगा तो उस पेशेंट के टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम ही आउट हो जाएगा, इसलिए इसको नाइट स्वीटिंग होती है। दिन में कोर्टिसोल का मिकदार इंक्रीज होता है, तो इसलिए इस पेशेंट को, क्योंकि कोर्टिसोल हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं इम्यून सप्रेसेंट है, तो इम्यून सिस्टम के जितने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है वो सप्रेस हुए होते हैं, इसलिए इस पेशेंट को दिन के अंदर स्वीटिंग नहीं होती। और इसके अलावा इन्फेक्शन डिजीज है, ट्यूमर, निक्रोटिक फैक्टर, अल्फा इंटरल्यूकिन, ये रिलीज हो रहे तो पेशेंट को फीवर होता है। ये वाले क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम है इनिशियल स्टेज के। किसी पेशेंट को एक हेमोप्टिसिस या प्रोडक्टिव कप या वेट लॉस, किसी को एक होते हैं, किसी के अंदर दो साइन एंड सिम्टम डेवलप हो जाते हैं।